इस दिन सोमवार हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टेडी बियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैप्पी टेडी डे आप सभी को। आप सबके लिए भी मेरी तरफ से ये एक प्यारा सा टेडी बियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। देश के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें बोर्ड एग्जाम के टिप्स भी देंगे। और इस बार के परीक्षा पे चर्चा दिवस की खास बात ये है कि इसमें न सिर्फ पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, बल्कि दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी समेत कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई और जानी मानी हस्तियां भी इसमें हिस्सा लेने जा रही है। टोटल 12 सेलिब्रिटी इसमें शामिल होंगे, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल गुरुजी वाले गौरव चौधरी, आध्यात्मिकता के सदगुरु अवनी लेखरा, खेल जगत से मेरी कॉम समेत ये 12 सेलिब्रिटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश के युवा छात्र छात्राओं को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आज पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर भी रवाना होंगे। यहाँ फ्रांस एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की गाइडलाइन तय होगी। इस एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। इस दौरान भारत फ्रांस के संबंधों को भी नई दिशा मिलेगी। आज 10 फरवरी की शाम तक फ्रांस के पेरिस पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। उसके बाद वहीं से डायरेक्टली अमेरिका का दौरा भी करेंगे। फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। 12-13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही। आम लोगों को झटका लग सकता है। बिस्किट से लेकर फोन टेरिफ यानी मोबाइल फोन के रिचार्ज प्लान तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद अब कंपनियों की तरफ से इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि कीमतें बढ़ाना जरूरी है। वहीं खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारतीय पारंपरिक खेलों को भी अब नई पहचान मिलेगी। साल 2036 तक ओलंपिक में शामिल होंगे भारत के कबड्डी, खो खो और योगा वगैरह भी। सरकार ने ये भी प्लान बनाया है। चलिए खबर है, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिहार पटना तक चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन। और यहाँ आरओबी का उद्घाटन भी किया रेलवे मंत्री ने। आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज का लगभग 100 करोड़ की लागत से बेतिया में छावनी ओवरब्रिज का रेल मंत्री ने ये लोकार्पण किया। और गोरखपुर पटना के बीच अगले 3-4 महीनों में ये वंदे भारत ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। श्रद्धा वालकर के पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत। बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि केस के चलते उन्हें अस्थियां भी नहीं मिली थी। लगभग 3 साल पुराना ये मामला है। आपको याद होगा 2022 18 मई का दिन था। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने जान ले ली थी। बड़ी ही बेरहम तरीके से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था और अभी भी पुलिस हिरासत में है ये आफ्ताब। केस चल रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि श्रद्धा वालकर के पिता का निधन हो गया है। वैसे हार्ट अटैक आजकल बहुत ज्यादा लोगों को आ रहे। देखिए, मध्य प्रदेश का भी बीते दिन का मामला। शादी में डांस करते समय अचानक हार्ट अटैक आया और स्टेज से गिरी युवती और मौत हो गई। ये डांस करते हुए वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। कितनी जवान लड़की, नाम है परिणीता जैन। इतनी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है, ना ही ज्यादा मोटी है। उसके बावजूद देखिए आप, अचानक हार्ट अटैक आता है और मिनटों में नहीं बल्कि कुछ ही सेकंडों में जान चली गई। मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली थी ये युवती। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला लिया। आपको पता होगा मणिपुर राज्य में पिछले 21 महीनों से हिंसा जारी है। 2 साल होने को हो गए। अब तक इन महीनों में मणिपुर में 200 से ज्यादा मौतें हुई। हजारों लोग बेघर हो गए और उसके बाद आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हार मानकर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस बोली कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद इस्तीफा दिया। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2030 तक 103 अरब डॉलर तक पहुंचेगा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार। पीएलआई योजना से इसको बढ़ावा मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है और अब केंद्र सरकार जो पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रही है, इससे इस मार्केट को और ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। वहीं और दूसरे क्षेत्रों में भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भी सरकार कुछ नए बदलाव कर रही है। सरकार का प्लान है कुछ क्षेत्रों में नए नियमों के जरिए और ढील दे सकती है कंपनियों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आ सके। एक सरकारी अधिकारी ने ये ऑफिशियल जानकारी भी शेयर की, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सली ढेर हुए। हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए। एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई। 31 नक्सलियों की तो डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल भी हो गए। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में ये एनकाउंटर हुआ। इसी साल 2025 में हुई कुछ बड़ी नक्सल घटनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि साल 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प ले लिया है। वो बोले कि अब किसी भी भारतीय की जान नक्सलियों की वजह से नहीं जाएगी। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 11 फरवरी को इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 समिट का उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ये आयोजन 11 से शुरू होगा जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कर्नाटक राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। वैसे कर्नाटक के बंगलुरु में एरो इंडिया शो का आगाज भी आज से शुरू होने जा रहा है। पहली बार इस शो में रूसी और अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर जेट भी शामिल होंगे।
ये जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा, 26 देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना कि आज से शुरू होने जा रहा है ये बेंगलुरु में 5 दिन का एरो इंडिया शो। इसमें न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन होगा, बल्कि युवाओं को नवाचार और बड़े पैमाने पर बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी करेगा ये सम्मेलन। और इस एरो इंडिया 2025 सम्मेलन में सेमिनार में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा होगी। कई देशों के रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। और भारतीय सेना के लिए एक और बड़ा समझौता भी हुआ। देखिए आप, नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। और वहीं देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे बड़ी घोषणा, उन्होंने कहा कि रेल विभाग में 95,000 नई रिक्तियों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। यानी लगभग 1 लाख नई रेलवे भर्तियां हमारे देश में आने वाली है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास मौका है। जैसे ये कोर्ट का कहना है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5,000 लंबित मामले हैं, तो शीघ्र निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों की मांग भी की है। मतलब देखिए, हमारे देश के जो राजनेता है, विधायक है, सांसद हैं, उनमें 5,000 से भी ज्यादा आपराधिक मामले हैं। कितने गंदे लोग भरे पड़े हैं राजनीति में। चलिए अगली खबर देखिए। अब दिल्ली में भी आयुष्मान योजना का रास्ता साफ हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे 12 राज्यों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। साल 2018 से लागू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक देश के 34 राज्यों में तकरीबन 36 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और अब दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन के बाद आयुष्मान भारत योजना का रास्ता साफ हो चुका है। मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अब दिल्ली वाले लोगों को भी मुफ्त निःशुल्क इलाज की सुविधा का फायदा मिल पाएगा इस योजना के तहत, है ना। अच्छा, वैसे दिल्ली की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद अब दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने भी अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली विधानसभा भंग हुई। एलजी यानी उपराज्यपाल सक्सेना से मिले प्रवेश वर्मा समेत कई बीजेपी विधायक भी नए मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम आतिशी के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली की ये 7वीं विधानसभा भंग हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, नया मुख्यमंत्री। तो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भाजपा विधायकों की बैठक भी हुई। बैठक के बाद पहले तो प्रवेश वर्मा और फिर मनजिंदर सिरसा जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में चर्चा चल रही है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों, प्रवेश वर्मा या विजेंद्र गुप्ता या कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम? बीजेपी में कई सारे नामों को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर नहीं किया है कि दिल्ली का नया सीएम कौन बनने जा रहा है। खबर है कि पीएम मोदी अमेरिका से जब वापस आएंगे तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर संभावनाएं जताई जा रही है। उनके लोगों को मतदान करने जाना होगा। चांदनी चौक से लेकर जीके तक इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल दिल्ली के जो ये सभी एरिया हैं, यहाँ पर अब फिर से उपचुनाव होंगे, क्योंकि अभी एमसीडी के 11 वार्डों के जो पार्षद थे वो विधायक बन चुके हैं और एक पहले से ही सांसद बन चुकी थी। तो अब ये लगभग 12 पोस्ट खाली हो जाएंगे, तो इन पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तैयारी भी शुरू करेगा, है ना। और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक और नया आदेश भी जारी किया। कहा कि दिल्ली सचिवालय से फाइल और दस्तावेज बाहर नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि दिल्ली में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। ऐसा चलिए खबर देखिए। रेबीज पीड़ित लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे को लेकर भी आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत इस मामले पर फैसला सुनाएगी। और वहीं महाकुंभ से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्रयागराज के महाकुंभ में अभी महाजाम लग रहा है। संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रयागराज के रास्तों पर 25-25 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। कई सारे लाखों लोग 10-12 घंटे से फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां कितनी फंसी हुई हैं रोडों पर, सड़कों पर। आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। बीते एक दिन से महाकुंभ में भारी भीड़ हो रही है। यहाँ तक कि महाकुंभ प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़कों पर भी 4-4 किलोमीटर तक जाम लगा है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, तो अब सड़कों पर गाड़ियां पैदल छोड़कर ही निकल जा रहे हैं लोग बाग। 2 पाटून पुल और खोले गए। मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भी देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। रीवा, प्रयागराज, जबलपुर, सिहोरा मार्ग पर भी 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ आ जा रहे 5000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। सतना में भी गाड़ियों को रोका गया। वहीं महाकुंभ से खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज प्रयागराज महाकुंभ का दौरा करेगी। यहाँ संगम में डुबकी लगाएगी। लगभग प्रयागराज में आज सोमवार को 8 घंटे से ज्यादा रुकेंगी राष्ट्रपति। और वहीं महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, इस मामले पर अब प्रयागराज हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। लापता लोगों का विवरण जमा करने और न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई इस याचिका में। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। और दोस्तों, अभी प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के चलते देखिए आप, अयोध्या राम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का रेला बढ़ रहा है। सड़कों पर 10,000 वाहन, गलत पार्किंग और बैरियर से लोग बाग बेहाल है। अयोध्या सीमा पर भी लगभग 9 घंटे तक जाम में फंसे रहे श्रद्धालु। चाय पानी तक के लिए तरस गए। जब लोगों ने प्रदर्शन किया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय भी बदला गया। अब 1 घंटा पहले खुलेंगे मंदिर के कपाट। जहां मंदिर सुबह 7 बजे खुलता था, अब 6 बजे ही खुल रहा है, जो कि फिर रात 10 बजे तक खुला रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये नए समय की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस विमान में उड़ान भरी। ये पहली बार रहा जब देश के 2
सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। जनरल द्विवेदी बोले कि सबसे अच्छा पल रहा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साल 2025 की जो जनवरी निकली, मतलब बीता महीना जनवरी का, वो इतिहास में तीसरी बार सबसे गर्म महीना रहा। और इस साल सर्दियां जल्दी खत्म होगी, बस 20 दिन बाद ही गर्मी शुरू हो जाएगी। बसंत महीना छोटा हुआ, पहाड़ों पर बर्फबारी भी 80% तक कम हुई। कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे देश में भी सर्दी का असर अब कम होने लगा। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में गर्मी बढ़ने लगी है और इस साल तो गर्मी जल्दी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई। और कुछ राज्यों के अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यूपी में भी 18 साल में सबसे गर्म महीना रहा ये फरवरी का महीना जो अभी चल रहा है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में शीतलहर की भी चेतावनी है। झारखंड के भी 16 जिलों का तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचा। 5.5 डिग्री के साथ चतरा सबसे ठंडा जिला रहा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है, जैसे पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, आज शेयर बाजार खुलने जा रहा और इस सप्ताह शेयर बाजार में तेजी का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर दिल्ली में नई सरकार बनने जैसे 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे, तो शेयर बाजार में इस महीने तेजी रह सकती है। और देखिए, बजट के बाद भी भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.18 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। HDFC बैंक इसमें टॉप गेनर रहा, जिसका मार्केट कैप 32,639 करोड़ रुपए बढ़ा। निवेशकों के लिए भी खबर है, आने वाले सप्ताह में 8 नए IPO की एंट्री होने जा रही, मतलब इस सप्ताह सोमवार से ही। हेक्सावेयर और अजाक्स इंजीनियरिंग पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। सब्सक्रिप्शन के लिए 2 तो मेन बोर्ड IPO खुलेंगे, 4 SME IPO भी आ रहे हैं। टोटल 6 IPO की लिस्टिंग होगी, इस सप्ताह ओपन होंगे, जो अगले सप्ताह तक लिस्टिंग होगी, है ना। वहीं सेबी का कहना है, पंजीकृत कंपनियों में प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही और इसके लिए सेबी ने एक नया अहम प्रस्ताव भी पेश किया है। देख सकते हैं आप इसकी डिटेल भी। और एक बड़ी खबर देखिए आप, मेटा कंपनी 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी। मेटा मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है ना। जो भी प्रभावित कर्मचारी है, आज सोमवार को कंपनी उन्हें ईमेल करेगी। मार्क जकरबर्ग ने पिछले महीने छटने की जानकारी दी थी, तो अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकालेगी मेटा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, किसान आंदोलन पर खबर आ रही। किसान नेता डल्लेवाल जो अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके शरीर की ज्यादातर नसें ब्लॉक हो गई हैं और इसीलिए अब उनके पैरों में ड्रिप लगाने की कोशिश की जा रही है। बीते 75 दिनों से ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज किसान सांसदों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर जो आमरण अनशन कर रहे हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, तो अब उनके शरीर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। किसानों का प्लान है 11 फरवरी को किसान फिरोजपुर SSP दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। 12 फरवरी को खनौरी और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी होगी। अगले सप्ताह तक इसी तरह चलेगा किसान आंदोलन, क्योंकि अगले सप्ताह 14 फरवरी को शुक्रवार के दिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच पंजाब चंडीगढ़ में मीटिंग भी होने जा रही है। तो देखते हैं इस मीटिंग में सरकार किसानों के लिए क्या कुछ प्लान बनाती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से दूसरा वनडे हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। कप्तान रोहित की सेंचुरी देखने को मिली, जडेजा को 3 विकेट भी मिले। वहीं एक बड़ी जरूरत की काम की खबर देखिए, पासपोर्ट बनवाने के नाम पर आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो अब सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। सरकार की तरफ से जो विदेश मंत्रालय ने जानकारी बताई, उसके मुताबिक गूगल पर कई सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स हैं जो यूजर्स से जल्दी अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट बनवाने के नाम पर मोटा पैसा वसूल रही है। तो सरकार का कहना कि इस तरह की फेक वेबसाइट से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। गवर्नमेंट के संज्ञान में इस बात की जानकारी आई तो लोगों को अलर्ट भी किया। ये देख सकते हैं आप, भारत सरकार द्वारा जारी फेक वेबसाइट्स की लिस्ट है जो कि पासपोर्ट के नाम पर ही बनी हुई है। ये सभी फर्जी वेबसाइट हैं। इनके जरिए आप ना ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और ना ही इन वेबसाइट पर कभी कोई पेमेंट करें, समझ रहे हो, वरना उल्टी आपकी बैंक डिटेल लीक हो सकती है और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। उल्टा मतलब आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत सरकार की ऑफिशियल पासपोर्ट की वेबसाइट कौन सी है ना। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है passportindia.gov.in, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसी पोर्टल के जरिए करें। बाकी अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो तो इसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 नंबर पर रिपोर्ट करें, शिकायत दर्ज कराएं। ओके, और चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के किसान बनेंगे कोलोनाइजर, टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे, एग्रीमेंट और रेरा की इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में ये किसानों के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को नई उड़ान देगा, युवा उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसी महीने 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और इस समिट में दुनिया के कई देशों के उद्यमी और निवेशक शामिल होंगे जो कि MP राज्य के अलग अलग क्षेत्र में निवेश करेंगे, है ना। और अच्छी बात तो ये देखिए, इन्वेस्टर समिट से पहले ही मध्य प्रदेश में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश तो आ चुका है। ब्रिटेन और जर्मनी से MP गवर्नमेंट को कुछ कमिटमेंट भी मिले हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट और विकास के लिए भी अच्छी बात है। और इतना अच्छा निवेश आएगा तो MP में युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा।
अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की जम्मू कश्मीर में प्राइवेट अस्पतालों में अब नहीं होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना पर निजी अस्पताल संचालकों के और सरकार के बीच तकरार हो रहा है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जम्मू में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज बंद करने की धमकी दी है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों का कहना है कि पिछले 10 महीनों से उन्हें भुगतान ही नहीं मिला है। तो इसलिए अब जम्मू में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इस योजना के तहत इलाज बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उसमें बजट बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए करने की भी मांग की है इस योजना का। चलिए अगली खबर देखिए, वैलेंटाइन डे से पहले ओयो कंपनी के लिए खुशखबरी आई है। कंपनी का मुनाफा 6 गुना तक बढ़ गया है। ओयो की तरफ से ये तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए गए। और वही खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के कई क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि मंजूर की है, जिसके तहत हरियाणा के कई जिलों में विकास डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और वही देखिए सरकार का कहना है कि कारोबारियों को बड़ी राहत मिल रही है। 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के तहत कारोबारियों को ये राहत दी जा रही, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी आ गई। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। बजट और दिल्ली चुनाव के बाद अब सरकार का प्लान है कि सहारा निवेशकों को भी जल्द से जल्द उनका पैसा वापस लौटाया जाए। सहारा समूह के अलग अलग कंपनियों में निवेश करने वाले तकरीबन 11,61,000 से भी ज्यादा निवेशक हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर आई है, क्योंकि इन निवेशकों के लिए 2025 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। ये राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा के CRCS रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस करवा दी है। अभी इसी महीने बीते कुछ दिन पहले 4 फरवरी को लोकसभा में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा भी ये सवाल पूछा गया। तो इस सवाल पर भी सरकार ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहकारी समितियों में जमा किए गए धन की वापसी के लिए जो सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये पोर्टल अभी भी जारी है और इस पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान भी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को लेकर क्या जवाब दिया। कुल मिलाकर सरकार का कहना है दोस्तों कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं सबको उनका पूरा पैसा वापस मिल पाएगा। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, इंडिया गेट की तरह यमुना रिवर फ्रंट को भी सुंदर बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब बोले कि प्रदूषण रोकने के लिए भी कई नीतियों पर काम होगा, ये भी सरकार का प्लान है। और महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, महाकुंभ में सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत बुजुर्गों और दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण भी उपलब्ध करवाए। वहीं खबर है, बीते दिन महाकुंभ में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला हुआ। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर आरोप भी लगाया। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के खिलाफ थी है। और वहीं देखिए महाकुंभ में संत बोले कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करो। महाकुंभ में शंकराचार्य ने 1 महीने में इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा। मनुस्मृति पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया तो उससे अब संतों में नाराजगी दिख रही है। यही वजह की प्रयागराज महाकुंभ में परम धर्म संसद में बीते दिन रविवार को राहुल गांधी के खिलाफ संतों महंतों ने निंदा प्रस्ताव पास किया। और एक खबर देखिए, महाकुंभ में दुनिया का पहला 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र भी लाया गया। 4 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए। श्रद्धालुओं को मिलेंगे 11 लाख अभिमंत्रित रुद्राक्ष भी। और खबर है, बीते दिन बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रयागराज पहुंचे। और खबर है दोस्तों कि महाकुंभ में राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। गंगा समग्र के राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम में विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर मंथन भी किया। और बड़ी खबर आ रही, महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले 14 एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट पर केस दर्ज किया सरकार ने। एक झारखंड का वीडियो पोस्ट करके उसमें लिखा था कि यूपी की सीएम योगी की पुलिस श्रद्धालुओं की पिटाई कर रही है। तो इस मुद्दे पर अब कई सारे ट्विटर अकाउंट पर केस भी दर्ज हुआ है। आप भी दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें कभी ना फैलाएं। और कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई दोस्तों, बड़े दुख की बातें देखिए आप। महाकुंभ से लौट रहे हिमाचल के 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 11 लोग घायल हो गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टक्कर हुई। टेम्पो ट्रेवलर से आ रहे थे सभी। और एक दुर्घटना छत्तीसगढ़ से जुड़ी भी हो गई। महाकुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सोनभद्र में ट्रेलर और बोलेरो के बीच टक्कर हुई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के सोनभद्र में भी देखिए महाकुंभ से लौट रहे 4 श्रद्धालुओं के हादसे में मौत हो गई। सोनभद्र में भी ट्रेलर ने बोलेरो को मारी टक्कर। 6 लोग इसमें भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। पीएम मोदी बिहार के 5 जिलों के किसानों को सम्मानित करेंगे और कृषि क्षेत्र में इस दौरान बड़ी सौगात भी मिल सकती है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी दौरान वो राज्य के किसानों को कई नई सौगातें भी देंगे और कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। बताया जा रहा है कि यहीं से पीएम मोदी देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि भी जारी कर सकते हैं, मतलब नई किस्त जारी होगी ऐसा। और टेक न्यूज से खबर है, गूगल मैसेज से कर सकेंगे व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी। जल्दी आपको ये नया मजेदार फीचर मिलेगा। दोनों ऐप लिंक्ड होंगे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, बजाज कंपनी ने ऐलान किया, कहा कि कंपनी ई रिक्शा की बिक्री भी शुरू करेगी जल्द ही। वहीं बिहार के जमीन मालिकों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। ब्यौरा जमा कराने को लेकर नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। कई लोगों को स्व घोषणा जमा कराने में जो परेशानी आ रही तो इसको लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की और कहा कि वो अपनी जमीन का ब्यौरा अंचल स्थित शिविर कार्यालय में जमा करें। इसको लेकर बिहार
बिहार की नीतीश सरकार ने ये नोटिस जारी किया। वहीं खबर है महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों में बड़ी गिरावट आई। सरकार बोली कि आरोग्य महिलाओं से वापस नहीं लेंगे स्कीम के पैसे। ये जो महाराष्ट्र में योजना चलती तो इसको लेकर सरकार ने ये बयान दिया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन होने जा रहा। 6 जिलों के दिव्यांगों को मिलेंगे फ्री उपकरण, ऑन द स्पॉट पंजीयन भी होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा समेत 6 जिलों में करीब 2000 से भी ज्यादा दिव्यांग लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। 10 से 13 फरवरी तक ये विशाल दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन होने जा रहा है। जो दिव्यांग जन है वो इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। राजस्थान पंजाब में सेना को गाड़ी से गश्त करना आसान होगा। सुरंग से तस्करी पर भी रोक लगेगी इससे। और मध्य प्रदेश में मौसम पर खबर आ रही। फरवरी में पहली बार एमपी में 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंचा। भोपाल समेत 17 शहरों में ठंड बढ़ी फिर से। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि हर जोन में बनेगी चौपाटी। 6 महीने में तात्यापारा और शारदा चौक सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। गोकुल नगर भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से यह घोषणा पत्र में कुछ बड़े वादे किए हैं। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। वहीं खबर है यूपी वाराणसी में आज से बटेंगे बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में शहर के 92,563 छात्र छात्राएं रजिस्टर्ड हुए हैं। और बिहार से बड़ी खबर देखिए 103 करोड़ की छावनी ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 450 नई ट्रेनों का संचालन होगा बिहार राज्य में। और 98 नॉर्मल रेलवे स्टेशनों को भी अमृत रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित यानी डेवलप किया जाएगा, है ना। वही खबर है बिहार किशनगंज में भी पीएम ग्रामीण सड़क योजना का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ब्लॉक चौक से लेकर गोविंदपुर तक बनेगी नई सड़क। और खबर है झारखंड में फिर से होगा रेल रोको आंदोलन। 3 राज्यों में 20 सितंबर को रोका जाएगा रेलवे का पहिया। कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर झारखंड के जमातवाड़ा में ये समाज के लोगों ने रेल रोको आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। न सिर्फ झारखंड में बल्कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा में भी एक साथ रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। 20 सितंबर 2025 तारीख दी है। और दोस्तों झारखंड में हड़ताल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। टाटा कंपनी के भी 1500 ट्रेलर ड्राइवर करेंगे हड़ताल। न्यूनतम वेतन और 35% रेट बढ़ोतरी की मांग की है। 12 फरवरी से टाटा के जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वो चाबी छोड़ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। टाटा कंपनी को ये हिदायत भी दी है। चलिए खबर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि फर्जी एजेंटों के खिलाफ कानून लाएंगे। टंकी रूट पर भेजने वाले भी गिरफ्तार होंगे। दिल्ली जीत पर जलेबी का भंडारा भी लगाया उन्होंने। और जो लोग अवैध तरीके से विदेश भेजे जाते हैं एजेंटों के जरिए तो ऐसे एजेंटों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए पंजाब के सभी जिलों में ओल्ड एज होम स्थापित किए जाएंगे। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर बोले कि 4.25 करोड़ रुपए जारी किए गए इसके लिए। और पंजाब कैबिनेट की आज मीटिंग होने वाली थी वो भी स्थगित हो गई। अब 13 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। इससे पहले भी पंजाब सरकार ने तारीख बदली थी, है ना। वहीं खबर है पंजाब कांग्रेस का फोकस है 2027 विधानसभा चुनाव पर। सभी नेता हलकों में हुए एक्टिव। सरकार को घेरने की स्ट्रेटेजी भी बनाई। और खबर है केंद्र सरकार की लिस्ट में पंजाब के भी 5 वेटलैंड्स शामिल हुए हैं। छतबीड़ जू में एजुकेशन प्लाजा बनाया जाएगा। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लास्टिक मुक्त की जाएगी। सोलर प्लांट भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ये केंद्र सरकार का प्लान है ना? और खबर है दोस्तों पंजाब के हेडमास्टरों के भी 810 पद खाली हैं। कुछ भर्तियों के मामले हाईकोर्ट में भी लंबित हैं। वहीं खबर है हरियाणा में भी 34 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। सांसद किरण चौधरी के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। और खबर देखिए बिहार को मिली 2 और एक्सप्रेसवे की सौगात। 3 राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। खबर है 2 और एक्सप्रेसवे पर भी केंद्र सरकार इसी महीने मुहर लगा सकती है बिहार में। और ये 2 नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो कि इस रूट पर बनने जा रहे हैं तो इसके बाद दोस्तों बिहार की झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, है ना। वैसे झारखंड के रांची में अभी बर्ड फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा तो इसकी दस्तक से प्रशासन में हड़कंप समझ गया। एक महिला कर्मी को आइसोलेशन में रखा गया। जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए। ओके और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट यूजी में इस साल कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। ऑप्शनल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। टाई ब्रेकर क्राइटेरिया भी बदला गया। दूर के सेंटर नहीं चुन सकते हैं कैंडिडेट्स। नीट यूजी 2025 का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी नीट एग्जाम में इस बार ये बदलाव होंगे। सरकारी नौकरी पर खबर है दोस्तों रेलवे में 1856 पदों पर भर्ती निकली है। रिटायर्ड ऑफिसर को भी मौका होगा। इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। इंजीनियर समेत कई अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये डिवीजन वाइज वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होगी। जेएससी बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। और दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम पर भी एक अपडेट आ रहा। कई जिलों के विद्यालयों में अभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं। तो अब बोर्ड ने 16 फरवरी तक बढ़ाई परीक्षा की तिथि भी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में तो आज से शुरू होगी प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी। दरअसल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 10 फरवरी से ही फिजिकल टेस्ट एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। और इस बार इसमें कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर आज से होगी दौड़ परीक्षा। और इस परीक्षा में सेंधमारी रोकने के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। एक नए नियम के मुताबिक दौड़ते समय स्टूडेंट छात्र छात्राओं के हाथ पर घड़ी यानी कलाई पर वॉच बांधने की भी मनाही होगी, है ना। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया जिसके मुताबिक शिक्षक एक दिन में 45 कॉपियों की कर सकेंगे जांच। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, है ना। ओके और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए कैरेबियन सागर में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। आसपास के इलाकों में सुनामी आने की भी चेतावनी है। वहीं खबर है नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम ने अमेरिका
अमेरिका और जापान को चेतावनी दी, कहा कि साउथ कोरिया से इनके सिक्योरिटी अलायंस को खतरा है। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने की योग है। और भी